गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के बारे में जो टॉपिक इनकम्प्लीट था उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक जो कि सब्सटेंशियल क्राइसिस था उसको मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था, उसी को मैं थोड़ा सा आगे एलेबोरेट करूंगी, उसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। देन वी विल गो इन अदर पॉइंट। मैंने बताया था सब्सटेंशियल क्राइसिस में कि इट इज रिगार्डिंग टू द क्राइसिस ऑफ सब्सटेंस, मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी सब्सटेंस या जैसे मैंने कुछ बताया था कि बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन बींग्स की, उन सब को पाने में जब लोगों को परेशानियां होने लगी, दिक्कतें आने लगी, उन लोगों उस चीजों की क्राइसिस होने लगी जो कि उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम होने लगी, जिनसे वो अब कैसे जिए, कैसे अपने लाइफ को आगे लीड करे, इसके लिए प्रॉब्लम्स होने लगी। दैट टाइप ऑफ क्राइसिस इज काउंट एज ए सब्सटेंशियल क्राइसिस। मैंने बताया था इसमें जैसे लोगों को फूड्स ग्रेन्स की कमी होने लगी, लोगों को खाने की कमी होने लगी, लोग सफिशिएंट फूड नहीं पा सक रहे थे, लोगों के बीच लोगों की टैक्सेशन, मैंने बताया था कि जैसे ट्रेजरी खाली था तो किंग ने जितना भी टैक्सेशन का भार जो है वो थर्ड स्टेट के लोगों के शोल्डर पर डाल दिया था, जिसकी वजह से उनको टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा था, बट उसके कंपैरिजन में उनका इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, जिसकी वजह से अब उनके पास खाने की कमी, उनके सर्वाइवल के लिए चैलेंजेस थे कि वो कैसे अपने आप को जिंदा रखे और साथ ही साथ उतना हेवी टैक्स पे करना। ये उनके अंदर में एक डिस्कंटेंट पैदा कर रहा था, जो कि अल्टीमेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में सामने में आया। इस सब्सटेंशियल क्राइसिस मैंने जैसा कि पहले भी 2 टॉपिक्स में आपको बताया था, 2 टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। पहला वो ओल्ड रिजाइन, उस पर भी मैंने कुछ सब पॉइंट्स बताए थे। उसी तरह सेकंड जो था वो था ट्रेजर, एम्प्टी ट्रेजर, उसमें भी मैंने आप लोगों को कुछ सब टॉपिक्स बताए, सब पॉइंट्स बताए। उसी तरह सब्सटेंशियल क्राइसिस में भी कुछ सब पॉइंट्स हैं जिससे आपको सब्सटेंशियल क्राइसिस का, अगर आपका क्वेश्चन इस लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अगर आपको पूरा आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखना हो तो फिर आप इन 5 मेन पॉइंट्स को लीड करेंगे। अदरवाइज अगर किसी एक पॉइंट के बारे में आपसे बात की जाए या पूछा जाए तो आप इसके सब पॉइंट्स को, उस मेन पॉइंट के रिगार्डिंग उसके सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो थर्ड पॉइंट है जिसमें सब्सटेंशियल क्राइसिस या सब्सटेंसेस क्राइसिस जिसे कहते हैं, उसमें मैंने बताया ये बेसिकली मेनली ये रिलेटेड टू द क्राइसिस ऑफ सब्सटेंस विच इज नीड फॉर सर्वाइवल या विच इज इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव अ लाइफ, उससे रिलेटेड है। तो बात यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये सब्सटेंसेस क्राइसिस अचानक से फ्रांस में इसकी स्थिति क्यों पैदा हुई, ये ऐसा क्यों हो गया कि अचानक से, अभी ठीक है अभी ये पता चल रहा था ओल्ड रिजाइम है, अनइवन टैक्सेशन सिस्टम है, उसके बाद स्टेट्स में डिवाइडेड है, कुछ को प्रिविलेजेस दिए गए हैं, कुछ को प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली ये सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेजर खाली है, ये सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ग्राउंड के बारे में हम बात कर रहे थे। बट इस पॉइंट में हम देखेंगे कि फिनेंशियली और सब्सटेंशियली ये पॉइंट कैसे इफेक्टेड था फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने में या उसके आउटब्रेक में। तो इसमें पहला जो इसका सब्सटेंशियल क्राइसिस का जो फर्स्ट पॉइंट, जो उसका पॉइंट है, सब पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें था बैड हार्वेस्ट। जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, लेट 18th सेंचुरी में, ऑलमोस्ट इट इज अबाउट 1774, उस साल अचानक से फ्रांस में पॉपुलेशन काफी ग्रो हुआ था। ये एक और पॉइंट है, सॉरी, बैड हार्वेस्ट में मैं बाद में जाऊंगी। ये पॉपुलेशन काफी ग्रो हो गया था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था फ्रांस का। तो आपको पता है, जैसे मैंने हमेशा बताया था कि अगर पॉपुलेशन ग्रो होता है तो डिमांड भी ग्रो होता है, तो उसके साथ इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए, ये डिमांड और पॉपुलेशन जब एक साथ बैलेंस रखने के लिए आपकी जो
सोर्सेज हैं वो भी फुलफिल होने चाहिए, वो भी अप टू द मार्क या जितना डिमांड है उतना होना चाहिए, अदरवाइज आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। ये बात, पहली बात ये हुई कि वहाँ पॉपुलेशन काफी ग्रो किया, लेकिन वहाँ पर जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ गए, बट जो सब्सटेंस की, जो चीजों की जरूरत थी वो पूरी तरह से वो डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं किए जा पा रहे थे ड्यू टू हेवी पॉपुलेशन, ग्रोइंग ऑफ हेवी पॉपुलेशन। सेकेंड, उस साल वहाँ बैड हार्वेस्ट की वजह से जो भी क्रॉप्स होते थे या जो भी फूड ग्रेन्स का जो एग्रीकल्चरल एरिया में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, और बैड हार्वेस्ट की वजह से ऑलरेडी जितना होता था वहां पे प्रोडक्शन, उसमें भी, उस रेट में भी थोड़ा कमी आ गई थी, वो रेट भी लो हो गया था, जिसकी वजह से और ज्यादा सब्सटेंशियल क्राइसिस का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। और साथ ही साथ काफी क्रॉप्स जो हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसने बहुत बड़ा नुकसान कराया था उस साल फ्रांस में फूड ग्रेन्स की खेती पर, एग्रीकल्चर पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद हेवी टैक्सेशन तो था ही, जो कि मैंने हर टॉपिक में आपको बताया कि इतना अनइवन था, और ये बात ये थी कि सारा टैक्सेशन का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के शोल्डर पे था, तो इसपे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इधर लोगों के अंदर ये डिसकंटेंट बार बार पैदा हो रहा था कि एक तो हमारे पास अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए स्कोप नहीं है, और साथ ही साथ सरकार अपने ट्रेजर को भरने के लिए, अपने लैविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमसे टैक्सेशन, कंटिन्यूअसली हम पे टैक्सेशन का भार बढ़ा रही है, बोझ बढ़ा रही है, हम उसको देने में सक्षम नहीं है। तो इस वजह से उनके अंदर एक डिसकंटेंट, डिस्कम्फर्ट और एक रिबेलियस एटीट्यूड ग्रो करने लगा, जिसका लास्टली रिजल्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में सामने में आया। तो सब्सटेंशियल क्राइसिस में भी मैंने आपको वो जो मेन पॉइंट है सब्सटेंशियल क्राइसिस, और उसके साथ मैंने आपको उसके सब पॉइंट्स बताए, जिसमें कि हेवी पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बैड हार्वेस्ट, डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड हेवी टैक्सेशन, ये चारों आपके सब पॉइंट्स ना। हम अब आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ, जो कि बेसिकली आउटब्रेक में हम लोगों को 4 पॉइंट्स पर फोकस करना है। पहला, जैसे मैंने बताया था, ओल्ड रिजाइम। सेकंड बताया था एम्प्टी द प्रेशर्ड फ्रेंच ट्रेजरी। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया सब्सटेंशियल क्राइसिस, एंड फोर्थ, एंड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट इज जस्ट जिसको कहते हैं कंटेम्पररी रीजन, दैट इज द मोस्ट ट्रिगर्ड रीजन विच resulted as French Revolution, जो कि था न्यू पॉलिटिकल थॉट्स। न्यू पॉलिटिकल थॉट्स को हम डिस्कशन करने के पहले हम देखेंगे कि इन सब चीजों के बीच, मैंने बताया था ओल्ड रिजाइम में आपको कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट्स में, या 3 ग्रुप्स या 3 क्लासेस, आप जो भी बोल सकते हो, उसमें डिवाइडेड थे। उसमें जो फर्स्ट स्टेट belongs to clergy, second state belongs to nobles, and third state is belongs to the general people. Simple language है, one word में आप बोल सकते हैं general people. तो यहाँ न्यू पॉलिटिकल थॉट जो था, कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कंसेप्ट को इन जनरल बनाने के लिए, या थर्ड स्टेट, मैंने बताया कि थर्ड स्टेट में पूरा फ्रांस का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को में जो भी बातें होंगी वो इन जनरल कहलाएंगी। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन जनरल बनाने के लिए ये न्यू पॉलिटिकल थॉट्स का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जैसे कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि ये न्यू पॉलिटिकल थॉट्स जो थे वो ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इस न्यू पॉलिटिकल थॉट को लाने के लिए एक नई तरह की न्यू मिडिल क्लास
सोसाइटी का, फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रांस में नया जन्म हुआ था। एक नया फ्रेंच मिडिल क्लास जो था वो बॉर्न हुआ था। वो मिडिल क्लास, और सबसे अच्छी बात या शायद इन जनरल होने का सबसे अच्छा बात ये था, या इन जनरल ये इसलिए हुआ था क्योंकि इस मिडिल क्लास में सिर्फ थर्ड स्टेट के वो पीजेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स, वर्कर्स, सिर्फ वो लोग नहीं थे। इसमें नोबल्स, क्लर्जी, जो कि थॉटफुल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, जो कि अपने देश से बाहर निकलकर या अपने कंट्री, आउटसाइड कंट्री या आउटसाइड कॉन्टिनेंट्स या आउटसाइड थॉट्स को एजुकेटेड होकर बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण की, एजुकेट हुए, लिटरेट हुए और बाहर के थॉट्स से अपने आप को इनहेंस किया, वो दूसरे थॉट्स से प्रभावित हुए, दूसरे थॉट्स को अडॉप्ट किया, दूसरे थॉट्स के बारे में उन लोगों ने एनालिसिस शुरू किया, उन लोगों ने उस थॉट्स के बारे में सोचना शुरू किया और उस अच्छी चीजों को ग्रैस्प करना, उस अच्छी चीजों को अपनाने के लिए इनिशिएटिव लिया। तब ऑलमोस्ट उस टाइम तक लोग, क्योंकि एक सब्सटेंसेस क्राइसिस और बैड हार्वेस्ट और जैसा कि मैंने बाकी कारण, अनइवन पॉलिसीज, ये सब की वजह से अब वहां जो मेन फ्रांस सोसाइटी में जो एक एग्रीकल्चर ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों के पास काम की भी कमी होने लगी क्योंकि एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा था, यहाँ खाने की कमी हो रही थी। तो लोग माइग्रेट होकर या काम की तलाश में या एजुकेशन के लिए या किसी और पर्पस के चलते वो अपने देश से दूसरे देशों में भी जाना शुरू करने लगे। वहां जाकर वहां के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे, जो कि वहां के फिलोसोफर्स द्वारा टाइम टू टाइम दिए जा रहे थे, पूरा सोसाइटी या पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं उन सब से प्रभावित हो रहा था, उन सब से अपने आप को कांटेक्ट कर पा रहा था, उन सब के साथ अपने आप को जोड़ पा रहा था। उनके थॉट्स लोगों तक पहुंचने लगे। इन सब फिलोसोफर्स में कुछ में हमारे चैप्टर, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के हमारे इस चैप्टर में मेनली 3 फिलोसोफर्स का नाम बताया गया है। पहला जॉन लॉक, सेकेंड रूसो एंड थर्ड मॉन्टेस्क्यू। इनके बारे में हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ना, आपको और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे जो फिलोसोफर थे वो एक अलग तरह से सोच रखते थे। उनका मानना था कि ये जो सिस्टम में गड़बड़ी, ये जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये दैट बिकॉज ऑफ ये जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मोनार्कियल सिस्टम, डिक्टेटरशिप, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो वी शुड ट्राई टू चेंज द सिस्टम। तो इन लोगों ने ही एक्चुअली डेमोक्रेसी या इस सिस्टम को चेंज करने का इनिशिएटिव लिया और बाय लीफलेट, पैम्फलेट, आर्टिकल्स, जर्नल्स, क्योंकि ये लोग इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और ये सब इन लोगों के लिए एक मीडियम था अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। उन लोगों ने इसके लिए काम करना शुरू किया और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ क्योंकि इनके जर्नल्स, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल चीजें, अपने थॉट्स और अपने पॉलिसीज को बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाना शुरू कर रहे थे, तो लोगों तक इनके विचार पहुंच रहे थे और ये काफी इफेक्ट किया लोगों की सोच पर। लोगों ने भी अब इन जनरल से केस में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यस, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ थी, बट इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है या ये इस प्रॉब्लम की वजह क्या है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों ने इनके साथ मिलकर सोचना शुरू किया, इनका साथ देना शुरू किया। मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें 3 लोगों का जिक्र है इस चैप्टर में, लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। तो लॉक इस चैप्टर में इसलिए इम्पोर्टेंट है, उनका एक इससे रिलेटेड, ऐसे वो फिलोसोफर वो बहुत सारी चीजों के बारे में अपनी फिलोसॉफी लिखते, बट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस डेमोक्रेसी एंड ऑल एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उनका कंसेप्ट था,
उनको ये थ्रो करना था कि मोस्ट ऑफ द अभी का जो सिस्टम मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है, डिक्टेटरशिप एब्सोल्यूट सिस्टम जो चल रहा है, मोनार्कियल सिस्टम, उसमें जो राजा है, जो किंग है, उन लोगों का वो लोग मेंटली प्रिपेयर है, या फिर उनको जो भी जैसे क्लर्जी नोबल जो हैं या थर्ड स्टेट के लोग, वो लोग का एक माइंड सेट है कि जो किंग होते हैं, जो मोनार्कियल सिस्टम के हेड होते हैं, इट मीन्स किंग, उनके वो एक डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर के ओनर होते हैं। डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर का ओनर का मतलब कि भगवान गॉड, भगवान के तरफ से वो इसी काम के लिए आए हैं, और उनका जो वो भगवान ने ही उनको वो दर्जा दिया है कि वो जो डिवाइन एब्सोल्यूट मतलब जो उनको सही लगता है एग्जैक्टली वो, और डिवाइन मतलब ये एक दैवीय शक्ति है, ये लोग अपने से नहीं क्रिएट कर सकते। जो राजा है वो कुछ भी बोले वो डिवाइन हो गया, डिविनिटी के साथ उनको कनेक्ट कर दिया गया। तो लॉक इस बात का अगेंस्ट में थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हमेशा डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट में उन्होंने जनरल्स और लीफलेट्स और पैम्पलेट्स वगैरह, अपने आर्टिकल्स वगैरह छापने शुरू किए कि ऐसे डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर बोल के कोई नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब राजा को जो भी करना है वो अपने पीपल के लिए करना है, तो ये जरूरी है कि जो भी किया जाए उसमें अगर जो भी किया जाए वो उसकी जनता की भलाई के लिए किया जाए। राजा इज ऑल अबाउट द जनता, नथिंग एल्स। उसी तरह रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही कहते हैं कि आगे जाकर जनरल पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि उन्होंने बेसिकली इस बुक में ये बताने की कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट जो है वो एक जनरल पीपल के साथ उनका एक कॉन्टैक्ट होता है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का काम होता है कि आपको वो काम के स्कोप प्रोवाइड करे। जनरल पीपल काम करेंगे ठीक है, बट उस जनरल पीपल के कंफर्ट को देखना, उस जनरल पीपल के सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें जरूरत है वो काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है। और ये गवर्नेंस, जो भी गवर्नेंस बॉडी होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी किंग हो या कोई भी हो, वो और जनरल पीपल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे और यहाँ आपको सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब बैलेंस्ड रहता है तब जाकर आपका सोसाइटी जो है वो फ्लुएंटली रन कर सकता है, अदरवाइज नहीं। थर्ड इज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा, जो कि हमारे डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा, बहुत ही डीपली इनेक्टेड है, इसलिए क्योंकि इसी स्पिरिट ऑफ लॉ के बेसिस पे पावर्स को डिवाइडेड, उनका बेसिक थॉट ये था कि पावर्स को एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, वो मोनार्की हो या फिर कोई और सिस्टम हो, पावर सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट एक जगह पर नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिट ऑफ लॉ, ताकि कोई भी एक दूसरे को डिक्टेट ना कर पाए, कोई भी एक दूसरे पर अपने लॉज इम्पोज ना कर पाए, जिसकी वजह से सबके पास अपने अपने पावर हो, सबका अपना अपना एक वर्क ऑफ एरिया ऑफ वर्क हो, जो कि और जिससे कि काम भी, वर्क भी स्मूथली चले, सिस्टम भी स्मूथली चले, और कोई किसी को दबा नहीं सके, कोई किसी को अपने तरफ से इम्पोज ना कर सके, कोई किसी को अपने तरफ से प्रेशराइज ना कर सके। तो बेसिकली ये थॉट्स जो थे, उन्होंने न्यू मिडिल क्लास को जन्म दिया, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, इस न्यू मिडिल क्लास में सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही नहीं थे, बल्कि स्टेट 2 और स्टेट 1, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग भी शामिल थे। कुछ इंटेलेक्चुअल थे, बहुत लोग नोबल्स फैमिली से, क्लर्जी फैमिलीज के भी मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इन थॉट्स के साथ अपने ही प्रिविलेजेस को नकारा, अपने ही प्रिविलेजेस को, अपने ग्रुप को या अपने स्टेट के
को मिलने वाले प्रिविलेजेस को गलत ठहराया। तो हम लोगों ने देखा कि फोर्थ पॉइंट जो था वो न्यू पॉलिटिकल थॉट्स विच एक्चुअली स्टार्टेड बाय अ न्यू मिडिल क्लास, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने में, जो कि 1789 में फाइनली जाकर हुई। इसके साथ ही साथ एक इस आउटब्रेक में एक बात बताई जा रही थी कि थर्ड स्टेट को सिर्फ राजा को या किंग को ही टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्सेशन इज द वेरी सीवियर प्रॉब्लम एट दैट टाइम। तो ये टैक्सेशन जो था वो क्लर्जी, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए भी डिवाइडेड था। एक दो तरह के आपके बुक में दिए हैं, एक दो तरह के टैक्स थे जिनको टाइल और टाइथ बोला जाता था। जो टाइल जो था वो एक जैसे धार्मिक कर, रिलीजियन टैक्स जिसको कह सकते हैं, वो क्लर्जी को या फर्स्ट स्टेट को देना पड़ता था थर्ड स्टेट के द्वारा। और सेकंड एक नोबेल लोगों को टाइथ बोलकर, टाइथ के नाम से जाना जाता था, उसको दिया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा। वो कंपल्सन था, वो आप, और बाकी चीजों में जो भी टैक्स दिया जाता था वो राजा को अलग से दिया जाता था। तो इतना हेवी टैक्सेशन, मेनली जो कारण था वो हेवी टैक्सेशन था। और ये हेवी टैक्सेशन का जो बेस था वो ये था कि पूरा सोसाइटी अनइवन रूप से, अनइवन फॉर्म में ऑर्गेनाइज था। साथ ही साथ ट्रेजर खाली थे, आपने देखा राजा वहां का किंग का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं था, सब्सटेंसेस क्राइसिस हो गए थे। उसके बाद इन सब के साथ, इन सारे डिसकंटेंट एंड डिस्कम्फर्ट में जब आपको न्यू पॉलिटिकल थॉट्स मिलने लगे, न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो अब सोचने समझने की शक्ति उनमें विकसित हुई, तब जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो अपने अब जस्ट गोइंग टू बी स्टार्टेड, जस्ट इट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू बी स्टार्टेड, वो सिचुएशन आ गया। और फाइनली 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में बास्टिल, जो मैंने आपको बताया था कि बास्टिल का एक फोर्ट था, किला था, जो कि वहां पर जेल, एक्चुअली वो बेसिकली फोर्ट था बट वो उसको प्रिजन की तरह यूज करते थे वहां के राजा। उसमें बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर रखा था। तो लोगों ने अपने ये इसको शुरुआत करने के लिए इस बास्टिल के फोर्ट को जाकर उस पर अटैक किया और वहां के प्रिजनर्स को निकाला और वहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। तो टुडे आई फिनिश द lecture.